एक बार पुनः अपने पूर्व अध्यक्षगण, प्रांतीय संघ के संरक्षकों, हमारे सभी भाइयों का सादर अभिनंदन है, स्वागत है। हम विक्रम जी से ये अनुरोध करते हैं कि इस कार्यक्रम को आगे आरंभ करें। विक्रम जी। धन्यवाद अरविंद जी। अब मैं निवेदन करूंगा आनंद सिंघल जी से कि वो आज के मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता का इंट्रोडक्शन दें। आनंद सिंघल जी। थैंक यू विक्रम भाई। विक्रम जी ने कहा है कि ऋषि राज जी जो आज हमारे मुख्य वक्ता हैं, इनके विषय में मैं कुछ आपको अवश्य बताऊं। ऋषि राज जी भी हमारे साथ काफी सालों से जुड़े हुए हैं, 2008 से तो अनवरत हैं बराबर, और ही इतने इन्होंने अपने अंदर परिवर्तन किया है और हम सबका लाभार्जन किया है, ज्ञान अर्जन दिया है हम सबको, तो हम सब उनके बहुत आभारी हैं। ऋषि राज जी इलाहाबाद में, प्रयागराज में कहूँ, इन्होंने जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट और सिविल कंपनी और टैक्स मटेरियल्स में 2000 से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इन्होंने अपनी जो वकालत के बाद जो प्रारंभ किया था, जो प्रैक्टिस प्रारंभ की थी, वो श्री राजेश कुमार जी जो बाद में 2002 में जो है वो एलिवेट हो गए थे जज के रूप में, उन्हीं के चैम्बर में से की थी। और ये अनवरत बहुत आगे बराबर बढ़ते जा रहे हैं। आज हाईकोर्ट कई किताबों का इनका पब्लिकेशन भी है। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात तो इनके अंदर ये है कि इतने सरल और सहज हैं ये, अपनी बात बड़े सीधे शब्दों में, जिस भी विषय को हमने इनको दिया है, ऋषि भाई ने हम लोग को हमेशा जो है उसका कुछ ना कुछ जितना संभव हो सका है इन्होंने हमें उत्तर दिया है और हमारे साथ रहे हैं। सबको इनसे लाभार्जन हुआ है। मैं अनुरोध करूंगा, आज का जो विषय है आपका, अपील फाइलिंग इन जीएसटी एंड अदर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, इसमें 107 मुख्य रूप से और रिलेटेड रूल्स सेक्शंस हैं। और ट्रिब्यूनल अभी फॉर्म नहीं हुआ है यहाँ पर यूपी के अंदर, बल्कि उसके अंदर ये कह दिया गया है, उसका निर्देश है कि जब ट्रिब्यूनल फाइल होंगे एक तरह से वो आप उसको ऑर्डर रख सकते हैं। जब ऑर्डर वो ट्रिब्यूनल फॉर्म हो जाएंगे उसके 90 दिन के अंदर आप अपनी अपील, 60 दिन के अंदर अपनी अपील फाइल कर सकते हैं, जो भी है। तो इस विषय में ये ज्यादा जो है 107 पे ही ज्यादा जोर रहेगा इनका और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस का। और आप सब उसके बाद अपने प्रश्न को रख सकते हैं इनके सामने। एक बात मैं जो भी अध्यक्ष जी ने कही, इन्होंने डिस्क्लेमर पर बात कही दी है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह, ये तो हम सब एक ही बराबर से हैं, सभी अधिवक्ता हैं, अपने किसी के विचार किसी चीज पर कुछ भी हो सकते हैं। आपका स्वागत है, आप हमें अपने भी विचारों से, अगर उससे मत विभिन्नता है, उससे हमें अवगत कराइए विद रीजन हमें जो है, आप हमें अपने मतों को दीजिए, अपने विचारों को दीजिए। आप अगर कुछ कहना भी चाहते हैं, पूछना चाहते हैं या रखना चाहते हैं अपनी बातों को, तो उससे भी हमें अवगत कराइए। किसी विषय विशेष पर आप सुनना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये काफी फ्रूटफुल होगा हम सब के लिए, उस पर भी आपके विचार आमंत्रित हैं, विषय भी आमंत्रित है। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ आइए चलें हम लोग ऋषि राज जी की तरफ, तो बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। आइए ऋषि जी, थैंक यू, स्वागत है, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सभी लोगों को कि आप लोग ने ज्वाइन किया ज्ञान ज्योति को। और इसमें मेरा आज टॉपिक है अपील अंडर यूपी जीएसटी एक्ट और उसमें प्रैक्टिकल इश्यूज। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये अपील का प्रोविजन स्टार्ट कहां से होगा। जब आप अपने किसी भी रिटर्न को फाइल करते हैं या कोई काम करते हैं, तो आपके ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस बनते हैं। इन ऑब्लिगेशंस में टैक्स रिलेटेड ऑब्लिगेशंस भी हो सकते हैं और प्रोसीजरल रिलेटेड ऑब्लिगेशंस भी हो सकते हैं। और अगर उनका कोई वायलेशन होता है तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है यहां पर, कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर के खिलाफ ही अपील फाइल हो सकती है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होगा कौन? तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को डिफाइन किया है सेक्शन 2 में, और ये कहा गया है कि कोई any authority appointed or authorized to pass any order or decision under this act but does not include the Central Board of Indirect Tax and Customs, the Revisional Authority, the Authority for Advance Ruling, the Appellate Authority
फॉर एडवांस रूलिंग एंड द एपेलेट ट्रिब्यूनल। तो इन अथॉरिटीज को छोड़कर जितनी भी अथॉरिटीज अपॉइंटेड की गई हैं, इन सबको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी माना गया है। अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कोई आपके खिलाफ आपको पहले नोटिस दी और एक ऑर्डर पास कर दिया। अगर उसने आपकी बात नहीं मानी तो आप उस ऑर्डर से एग्रीव्ड है, और आपने इस ऑर्डर के एग्रीव्ड होने की वजह से जैसे ही आपको ये ऑर्डर मिलेगा, कम्युनिकेट होगा आपको अपील फाइल करनी है अंडर सेक्शन 107 ऑफ द यूपी जीएसटी एक्ट। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है इसमें कि पहली बात तो हो गया ऑर्डर पास बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, और दूसरा है आपको उस ऑर्डर का कम्युनिकेशन होना। ऑर्डर का कम्युनिकेशन यानी जो पहले सर्विस कही जाती थी बात, इसमें कम्युनिकेशन वर्ड यूज किया गया है कि आपको कम्युनिकेट कब किया गया। मान लीजिए ऑर्डर पास हुआ 30 जून को और आपको 1 जुलाई को ऑर्डर मिला, तो आपकी डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर 1 जुलाई मानी जाएगी। अब दूसरा एक एस्पेक्ट ले लीजिए, 30 जून को ऑर्डर पास हुआ, लेकिन असेसिंग अथॉरिटी ने आपको ईमेल से उसकी सूचना दी कि आपके खिलाफ एक ऑर्डर पास हो गया है, आपका चाहे रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ या जो भी बचा रही, और ऑर्डर संलग्न है लिख दिया, लेकिन उस ईमेल में कोई अटैचमेंट नहीं था। अब इस स्थिति में भी कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर नहीं हुआ। कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर जिस व्यक्ति के खिलाफ ऑर्डर पारित हुआ है, जो पर्सन जिसके खिलाफ ऑर्डर पास हुआ है, अगर उसको ऑर्डर की कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, ऑर्डर नहीं मिला है, तो यह प्रॉपर तामीली नहीं मानी जाएगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पटेल हार्डवेयर के केस में, जो एनटीएन का उसका साइटेशन है 2019 एनटीएन वॉल्यूम 69 पेज 240, इसमें पटेल हार्डवेयर के केस में भी ये स्थिति ये थी कि माल सीज हुआ था 129 के अंतर्गत, और 129(3) वाले ऑर्डर की कॉपी ड्राइवर को तामील कराई गई थी, जबकि ऑर्डर पास हुआ था ओनर ऑफ द गुड्स के खिलाफ, उसके जीएसटी नंबर को मेंशन करते हुए। तो इस केस में, पटेल हार्डवेयर के केस में, ऑनरेबल कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर टू द ओनर ऑफ द गुड्स इज नेसेसरी। ऑर्डर शुड हैव बीन ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ पर्सन हु वाज लाइकली टू बी एग्रीव्ड, while in this case order was served on driver while order is against owner of the goods. Hence order of the appellate authority was set aside by the high court, और इस केस को उन्होंने रिमांड करके उसी appellate authority के पास भेजा और कहा कि इसमें डिले कंडोन करके आप इसको मेरिट पर सुनिए। तो जो तामीली या कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर होता है, ये 107 में बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब वो इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि धारा 107 में ही लिमिटेशन प्रोवाइडेड है। जिस दिन आपको ऑर्डर कम्युनिकेट हुआ, उस दिन से 3 महीने का टाइम आपको मिला है, आप उसकी अपील फाइल कर सकते हैं। अब 3 महीना गुजर गया तो आपके पास 1 महीने का टाइम केवल है कि जिस पीरियड में आपका अपीलेट अथॉरिटी आपकी डिले कंडोन कर सकता है, यानी 3+1 आपके पास लिमिटेशन केवल इतने महीने की है। अब इसी में एक दूसरा पहलू भी है। अब मान लीजिए आपने अपने एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को जिसने आपको नोटिस दी, आपको बुलाया, आपने उसको जवाब दिया, वो आपके ऑर्डर से संतुष्ट हो गया और उसने आपके फेवर में ऑर्डर कर दिया। अब आप इससे एग्रीव्ड नहीं है, लेकिन विभाग का कमिश्नर है, वो एग्रीव्ड है, उसको लगा कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने गलत ऑर्डर कर दिया है, तो वो अपने किसी ऑथराइज्ड ऑफिसर को
अपॉइंट करता है कि तुम एक एप्लीकेशन लगाओ अपीलेट अथॉरिटी के पास टू रिव्यू दिस ऑर्डर। उस केस में विभाग अपील फाइल करेगा बिफोर द अपीलेट अथॉरिटी, लेकिन उसमें विभाग को 3, जैसे एसएससी के केस में, पर्सन के केस में 3 महीना है, उस तरह विभाग के केस में 6 महीने का टाइम मिलता है उनको, और उसमें डिले कंडोनेशन का कोई प्रोविजन नहीं है। विभाग को मिलेगा 6 महीने का टाइम और आपको नॉर्मल पीरियड मिलता है 3 महीना प्लस 1 महीना। अब इस पीरियड के बाद आप अगर चाहे तो अपील फाइल नहीं हो सकती। ये एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन है और अपीलेट अथॉरिटी को केवल 1 महीने की डिले ही कंडोन करने की पावर है, उसके बियॉन्ड अपीलेट अथॉरिटी डिले कंडोन नहीं कर सकता है। अब स्थिति यह आती है कि मान लीजिए आपके ऑर्डर भी मिला, आपको कम्युनिकेशन ऑर्डर आपको हुआ, और उसके बाद आप विद इन टाइम लिमिट में अपील फाइल नहीं कर पाए, तब उसमें केवल एक ही तरीका है कि आप माननीय उच्च न्यायालय में मूल आदेश को चैलेंज करते हुए रिट पिटीशन फाइल करें और अपने डिले के कारणों को एक्सप्लेन करें कि क्यों हम अपीलेट अथॉरिटी के पास अपील फाइल नहीं कर पाए और क्या वजह थी कि आपको हाई कोर्ट तक आना पड़ा। उस केस में हाई कोर्ट मेरिट पर केस सुनकर उसको डिसाइड करेगा। यदि हाई कोर्ट को यह लगा कि हां आपके समुचित कारण है जिसमें हाई कोर्ट को आपके मेरिट पर केसेस को सुनने की जरूरत पड़ सकती है, तो यह कोर्ट का अपना स्वविवेक है, अपना निर्णय है, परिस्थितियों को देखते हुए कि वो चाहे तो मेरिट पर केस की सुनवाई कर सकते हैं। अब एक दूसरी स्थिति भी आती है कि जहां सेक्शन 129(3) में ऑर्डर हुआ। अब प्रॉपर ऑफिसर जहां 129(3) अगर 129(1) में और 129(3) में पढ़े तो वहां पर लैंग्वेज लिखी है प्रॉपर ऑफिसर। तो एक संदेह पैदा होता, क्या प्रॉपर अफसर भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होगा? तो जब आप एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की डिफिनीशन पढ़ते हैं तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की डिफिनीशन में प्रॉपर ऑफिसर भी इंक्लूड हो जाता है। एनी अथॉरिटी, वहां पर कहीं पर भी एक्सक्लूजन नहीं किया है प्रॉपर ऑफिसर के ऑर्डर को। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में कोई भी अथॉरिटी है जो एक्सक्लूजन वाले अथॉरिटीज को छोड़कर, जिसमें सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस और अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग और अपीलेट ट्रिब्यूनल और अपीलेट अथॉरिटी, इनको छोड़कर जो भी अथॉरिटीज हैं एक्ट के अंदर जिन्होंने डिसीजन या ऑर्डर पास किया है उसके खिलाफ अपील लाई कर सकती है। अब अपील फाइल करने के लिए आपने लिमिटेशन देख ली, आप विद इन लिमिटेशन पीरियड के अंदर आ रहे हैं, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर भी है। अब जब आप अपील फाइल करेंगे तो आपके पास जैसे ही आप पोर्टल खोलेंगे तो आप सबसे पहले देखेंगे कि आपके जिस ऑर्डर से एग्रीव्ड है, जिस ऑर्डर के खिलाफ अपील फाइल करनी है, वो आपके पोर्टल पर अवेलेबल है कि नहीं। यदि पोर्टल पर APL 01 खोलते वक्त, भरते वक्त वो ऑर्डर अवेलेबल नहीं है तो आपको उस ऑर्डर की अपील ऑनलाइन फाइल ना करके मैन्युअली रूप से अपीलेट अथॉरिटी के सामने अपील फाइल करनी पड़ेगी। ज्यादातर सीजर के केसेस में 129(3) के ऑर्डर्स में ज्यादातर ये देखने में आया है कि जो 129(3) का ऑर्डर पास किया जाता है वो ऑर्डर ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होता है और अधिकतर केसेस में उसकी अपीलें मैन्युअली फाइल की जा रही हैं और एक्सेप्ट भी की जाती हैं। इसके अलावा और जो भी ऑर्डर अवेलेबल है ऑनलाइन, उनकी अपील APL 01 में GST पोर्टल पर ही फाइल होंगी। अब जैसे ही आप अपील फाइल करने का प्रोसेस बढ़ाएंगे तो सबसे पहले वो पूछेगा
ऑर्डर सेलेक्ट करने के बाद कि आपने अपनी 10% ऑफ द टैक्स जमा है कि नहीं। पोर्टल बहुत क्लियर है इस मामले में, वो केवल टैक्स की बात करता है, किसी और अमाउंट की बात नहीं करता। तो जहां आपने जितना डिस्प्यूटेड टैक्स है, खास बात यह है कि आपका एडमिटेड टैक्स पूरा जमा होना चाहिए विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, एडमिटेड। और जो डिस्प्यूटेड टैक्स है, इस डिस्प्यूटेड टैक्स में पेनल्टी या और अमाउंट शामिल नहीं है। डिस्प्यूटेड टैक्स यानी एसजीएसटी और सीजीएसटी का अमाउंट, अगर स्टेट का डिस्प्यूट है तो डिस्प्यूटेड टैक्स का 10% जमा करना होगा। बिना 10% जमा किए हुए अपील फाइल नहीं हो सकती है। 10% जमा करने में दो इश्यूज आ रहे हैं। पहला है, जैसे 129(3) में आपने माल आपका सीज हुआ और आपने जाके माल छुड़ाया। माल छुड़ाते वक्त एक तो तरीका है कि आपने कैश पेमेंट कर दिया, जो टैक्स और पेनल्टी हुई, और दूसरा है कि आपने सिक्योरिटी फाइल करी और गुड्स रिलीज करा लिए। यदि आपने कैश जमा करके पूरा अमाउंट छुड़ाया है तो उसमें तो आपको 10% ऑफ द टैक्स के अलग से जमा करने की कोई जरूरत ही नहीं है, आपका तो 100% जमा है। और दूसरी परिस्थिति यह हुई कि यदि आपने हाई कोर्ट के ऑर्डर से या किसी और अथॉरिटी के ऑर्डर से या प्रॉपर ऑफिसर के खुद ही संतुष्ट होकर आपको किसी सिक्योरिटी के अगेंस्ट एक्सेप्ट करके सिक्योरिटी आपके गुड्स रिलीज कर देता है, तो उस स्थिति में जहां बैंक गारंटी या इंडेम्निटी बॉन्ड के अगेंस्ट गुड्स रिलीज हुए हैं, वहां पर आपको 10% डिस्प्यूटेड टैक्स का जमा करना होगा, क्योंकि बैंक गारंटी या इंडेम्निटी बॉन्ड या कोई और भी सिक्योरिटी जो भी दी गई है वो इससे कवर्ड नहीं होगी। बैंक गारंटी और या इंडेम्निटी बॉन्ड एज ए सिक्योरिटी फाइल करके जो आपने गुड्स रिलीज कराया है, उसमें स्किपर इंडिया लिमिटेड के केस में, स्किपर लिमिटेड के केस में जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, उसके अनुसार सारी कार्यवाही वहां पर पूर्ण हो जाती है 129(5) में, और इसके बाद असेसिंग अथॉरिटी को या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एक फ्रेश ऑर्डर पास करना होगा। जिस अथॉरिटी ने सीजर किया है और जिस अथॉरिटी ने रिलीज किए हैं गुड्स अगेंस्ट द सिक्योरिटी, वो फिर से एक पुनः आदेश पारित करेगा जो पेनाल्टी या कर निर्धारण के पर्पज से होगा। तो कोई भी इस तरह का ऑर्डर पास हुआ हो जिसमें सिक्योरिटी के अगेंस्ट माल रिलीज हुआ है, तो अपील फाइल करने से पहले 10% ऑफ द डिस्प्यूटेड टैक्स, नॉट पेनाल्टी, नॉट इंटरेस्ट, नॉट अदर लेवी, केवल 10% ऑफ द टैक्स आपको जमा करना होगा, तभी आपकी अपील रजिस्टर होगी। अब एक परिस्थिति इसमें और आती है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। आपने धारा 107 में अपील फाइल कर दी, 10% ऑफ द टैक्स जमा किया, और टैक्स जमा हुआ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, चालान के थ्रू जमा करेंगे आप जब जैसे ही जमा करते हैं और अपीलेट अथॉरिटी के पास अपील की सुनवाई के लिए तारीख लगती है, तो हियरिंग में अपीलेट अथॉरिटी चेक करके अगर ये कहे कि आपने तो इसको आपको DRC 03 से या DRC 07 से आपको जमा करना चाहिए था, आप चाहे तो इसको यूज भी कर सकते हैं, तो ये प्रावधान 107 का प्रावधान जो है उसमें कहीं पर भी कोई भी कंडीशन ना 107 में है ना रूल 108 में कहीं पर भी ये कहा नहीं गया है कि आपको किस तरीके से ये 10% ऑफ द टैक्स जमा करना है। केवल जहां 10% ऑफ द टैक्स जमा करने की बात है, तो जो नॉर्मल तरीका है कि आप चालान के थ्रू जमा करते हैं,
तो उसी तरीके से आप चालान के थ्रू अपना पैसा 10% ऑफ द टैक्स जमा करेंगे, और एक बार रजिस्टर हो जाने के बाद अपील एपेलेट अथॉरिटी को ये अधिकार नहीं है एक्ट में ना रूल्स में कि वो आपके मोड ऑफ डिपॉजिट ऑफ 10% ऑफ टैक्स के बारे में कोई क्वेश्चन उठा सके। जहां कंडीशन केवल है कि 10% ऑफ द टैक्स जमा होना चाहिए और आपका जमा है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील, तो उसके बाद आपकी अपील पर फिर से क्वेश्चन नहीं उठ सकता कि आपने 10% ऑफ द टैक्स किस मोड से जमा किया है, कैश लेजर में या क्रेडिट लेजर में या कहां से जमा किया। अगर आपने 10% ऑफ द टैक्स जमा करने का प्रमाण दे दिया है तो आपकी अपील एडमिट कर ली जाएगी, और एडमिट के बाद आपकी अपील डेफिशिएंसी या उस 10% ऑफ टैक्स में से कोई अमाउंट अगर आपने किसी लायबिलिटी में एडजस्ट भी कर लिया तो आपकी अपील इस ग्राउंड पर रिजेक्ट नहीं हो सकती है। दूसरा इशू ये होता है कि आपने 10% ऑफ द टैक्स आपने फाइलिंग के वक्त जमा किया, और जब तक आपका जजमेंट आता है तब तक आपने उस 10% ऑफ द टैक्स को भी अपनी लायबिलिटी से एडजस्ट कर लिया। तो इस केस में भी चाहे पार्ट आपने एडजस्टमेंट किया हो या पूरा कर लिया हो, एक बार रजिस्टर होने के बाद दोबारा आपकी एपेलेट अथॉरिटी उसको फिर से रिवाइज करके ये नहीं कह सकता कि आपने ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अपील उसको एडजस्टमेंट कर लिया है। अपीलेट अथॉरिटी को केवल यह देखना है कि अपील जिस ग्राउंड पर फाइल हुई है, जिस तथ्य पर फाइल हुई है, वो तथ्य प्रॉपर है या नहीं है। अब धारा 107 में एपेलेट अथॉरिटी को यह पावर नहीं है कि वो रिमांड कर सके। वो कैंसिल कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, इनहेंस भी कर सकता है, लेकिन केस रिमांड नहीं किया जा सकता। और एपेलेट अथॉरिटी को धारा 107 में केवल एक एडवाइजरी इशू की गई है कि वो यथासंभव हो तो 1 साल के अंदर अपील का डिस्पोजल करेगा। यहां पर बहुत सा कंफ्यूजन है अधिकतर जगह कि हर अपीलेट अथॉरिटी कहते हैं कि हमें 1 साल के अंदर डिस्पोजल करना है, और बिना ये देखे हुए कि एक्ट में कहीं पर भी कंपल्शन नहीं है, कोई कंपल्सरी कंडीशन कहीं नहीं लगाई गई है कि आपको 1 साल के अंदर अंदर करना ही है। क्योंकि धारा 107 जो है उसके धारा 107 में साफ साफ लिखा गया है एपेलेट अथॉरिटी के लिए कि एपेलेट अथॉरिटी का जो है अपने यथासंभव जहां पॉसिबल हो तो 1 साल के अंदर करेगा, और यदि संभव ना हो तो वो ज्यादा टाइम भी ले सकता है। एक खास बात है कि धारा 107 में एक कंडीशन ऐसी लगाई गई है एपेलेट अथॉरिटी के ऊपर कि वो केवल 3 एडजोर्नमेंट दे सकता है। यानी आपकी हियरिंग की डेट लगी है और आप एडजोर्नमेंट मांगने गए तो केवल मैक्सिमम 3 एडजोर्नमेंट केवल उसको देने की पावर है। उसके बाद वो अपने आपकी अपील डिसाइड कर देगा, चाहे वो एक्स पार्टी करे चाहे मेरिट पर सुन के करे। आपके रिटन सबमिशन को एक मानते हुए कि आपका रिटन सबमिशन है उसको मानते हुए चाहे ऑर्डर पास करे, लेकिन 3 एडजोर्नमेंट से ज्यादा एडजोर्नमेंट देने की पावर नहीं है। अब उसके बाद नेक्स्ट इशू आता है कि इस ऑर्डर की सर्विस कैसे होगी। अब देखिए, चूंकि पोर्टल बेस्ड सारा सिस्टम है तो आपके ईमेल पे और आपके पोर्टल पर दोनों पर ऑर्डर की कॉपी आपको सर्विस की जाएगी। ईमेल पर आपके अटैचमेंट के संग भेजा जाएगा, और अगर मैनुअल फाइल है तो मैनुअल भी आपको या आपके ऑथराइज पर्सन को रिसीव कराई जा सकती है। अब ऑथराइज पर्सन
कौन कौन हो सकते हैं? तो इसमें है कि ऑथराइज पर्सन जो है आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं, रेगुलर एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, ए लॉयर प्रैक्टिसिंग इन एनी कोर्ट इन इंडिया, एनी चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, और ए रिटायर्ड ऑफिसर ऑफ द टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ एनी स्टेट गवर्नमेंट और ऑफ द एक्साइज डिपार्टमेंट whose rank was minimum group B gazetted officer, या कोई टैक्स रिटर्न प्रिपेयर जो है वो भी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बन के अपीयर हो सकता है। लेकिन रिटायर्ड ऑफिसर्स के लिए कंडीशन लगाई गई है कि जो भी रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं वो जिस प्लेस पर रिटायर हुए हैं वहां पर 1 साल के अंदर वो अपीयर नहीं हो सकते। मींस कि यदि वो लखनऊ में पोस्टेड थे और वहीं से रिटायर हुए हैं तो जिस डेट को रिटायर हुए हैं उसके 1 साल तक वो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के रूप में किसी भी अथॉरिटी के सामने, अपीलेट अथॉरिटी के सामने अपीयर नहीं हो सकते हैं। इसके बाद आता है कि कौन कौन से ऐसे मैटर्स हैं जिसमें अपील फाइल नहीं की जा सकती है। अपील फाइल न करने के सारी कंडीशंस जो है जिन ऑर्डर्स के खिलाफ नहीं की जा सकती है वो दिए धारा 121 1 to 21। सेक्शन 121 कहता है कि किन ऑर्डर के खिलाफ आप अपील फाइल नहीं कर सकते हैं। पहला है कि एन ऑर्डर टू ट्रांसफर द प्रोसीडिंग फ्रॉम वन ऑफिसर टू अनदर ऑफिसर, एक ऑफिसर से दूसरे ऑफिसर के पास जो जुडिक्शन ट्रांसफर होता है उसके खिलाफ अपील नहीं लाई हो सकती। दूसरा है एन ऑर्डर टू सीज और रिटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स या अदर डॉक्यूमेंट्स को सीज या रिटेन करने की जो भी ऑर्डर होता है उसके खिलाफ अपील लाई नहीं करती है। तीसरा है एन ऑर्डर सैंक्शनिंग प्रोसिक्यूशन अंडर द एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत प्रोसिक्यूशन करने का जो सैंक्शन ऑर्डर होता है उसके खिलाफ भी कोई अपील लाई नहीं करती। चौथा है एन ऑर्डर अलाउइंग पेमेंट ऑफ टैक्स एंड अदर अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट। यदि आपको टैक्स या अदर ड्यूज के लिए कोई इंस्टॉलमेंट पे जमा करने का ऑर्डर हुआ है तो उसके खिलाफ भी अपील लाई नहीं करेगी। तो ये 4 कंडीशंस जो है, इनके अलावा हर ऑर्डर या डिसीजन जो है जिसको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने पास किया है उसके खिलाफ अपील लाई करेगी और अपीलेट अथॉरिटी को मेरिट पर सुनना होगा। अब इसमें एक बात है कि मान लीजिए आपने एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने अपने तथ्य रखे और उसने उसको कंसीडर करने से मना कर दिया, कहा कि नहीं हम आपके ये प्रूफ नहीं मानते हैं, ये आपके एविडेंसेस रिलायबल नहीं है, इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। उसने अपना ऑर्डर में कंसीडर नहीं किया लेकिन आपने वहां फाइल किया, तो इस केस में जो एडिशनल ग्राउंड्स या एडिशनल एविडेंस है वो भी आप अपीलेट अथॉरिटी के सामने फाइल कर सकते हैं। पहली स्थिति तो ये हो गई। दूसरी स्थिति है कि आपने कोई एविडेंस एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने फाइल ही नहीं किए। अब ऐसी स्थिति में जब आप इन एविडेंसेस को अपीलेट अथॉरिटी के सामने फाइल करेंगे तो आपको एक एप्लीकेशन के संग फाइल करना पड़ेगा और उसमें रीजन बताने पड़ेंगे कि आप क्यों नहीं इनको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने फाइल कर पाए। तो रीजंस देना पड़ेगा कि आपका कोई जानबूझकर आपने कोई एक्ट ऐसा नहीं किया कि या जानबूझकर आपने वहां प्रोड्यूस नहीं किया या आपके पास अवेलेबल नहीं था। तो ये कारण आपको बताना पड़ेगा अपीलेट अथॉरिटी को कि आप किस वजह से इन एविडेंसेस को या ग्राउंड्स को आप एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने पुट अप नहीं कर पाए और अपीलेट अथॉरिटी के सामने आपको रखने की जरूरत है। तो आपको ये एप्लीकेशन के संग देना होगा और जिस पर अपीलेट अथॉरिटी उस पर अपना रीजनड ऑर्डर पास करके या तो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। जो भी ऑर्डर पास करेगा वो रीजनड ऑर्डर होगा। अगर वो रीजनड नहीं होता है तो या तो उसकी अपील लाई होगी बिफोर द ट्राइब्यूनल या
ट्राइब्यूनल जब तक नहीं है आप हाई कोर्ट भी अप्रोच कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि फर्स्ट अपील अथॉरिटी आपके सबमिशंस को प्रॉपरली, ये कंपल्शन है अपीलेट अथॉरिटी के लिए, आपके सारे जितने भी सबमिशंस हैं उसको रिकॉर्ड करेगा, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग प्रोवाइड करेगा, एडजोर्नमेंट 3 से ज्यादा नहीं देगा, लेकिन आपको अगर कोई एविडेंस आपने फाइल किया तो उस पर आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग प्रोवाइड करेगा। आपको उन साक्ष्यों को सपोर्ट करने के लिए या निगेट करने के लिए, उसको डिनाई करने के लिए प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग आपको प्रोवाइड करेगा। अगर ऐसा नहीं करता है तो उसका ऑर्डर एरोनियस होगा। अब सेक्शन 108 इसके बाद आता है रिव्यू की पावर एक्ट है। ये रिव्यू की पावर कहां पे यूज होगी? तो रिव्यू की पावर होगी जहां रिविजनल अथॉरिटी होगा। रिविजनल अथॉरिटी जो है वो रिव्यू करेगा सेक्शन 108 में। वो उसमें लिखी है पावर ऑफ रिविजनल अथॉरिटी क्या क्या होगी। तो केवल उसी ऑर्डर को रिविजनल अथॉरिटी रिवाइज कर सकता है जिसमें जो कि द ऑर्डर हैज बीन सब्जेक्ट टू एन अपील अंडर सेक्शन 107 और अंडर, केवल इस ऑर्डर को, जो 3 श्रेणी के ऑर्डर हैं इनको केवल रिवाइज नहीं किया सकता, बाकी सभी श्रेणी के ऑर्डर को रिवाइज किया सकता है। पहला क्या है कि जो 107, 112 या 117 या 118 के अंतर्गत अपील के सब्जेक्ट हों। यानी 107 में अपील, फर्स्ट अपील होती है, 112 में ट्राइब्यूनल के सामने अपील होती है, सेक्शन 117 में हाई कोर्ट के सामने अपील हो सकती है और सेक्शन 118 में सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील हो सकती है। तो इन जो मैटर अपील का सब्जेक्ट है और अपील पेंडिंग है उसमें सुप्रीम रिविजनल अथॉरिटी उसको रिवाइज नहीं कर सकता है। दूसरा ऑर्डर हुआ कि जहां पीरियड स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 107(2) हैज नॉट येट एक्सपायर्ड और मोर देन 3 years हैव एक्सपायर्ड आफ्टर द पासिंग ऑफ द डिसीजन और ऑर्डर sought to be revised। जहां जिस ऑर्डर को पास करना है वो उस ऑर्डर को पास हुए 3 साल बीत चुका है या 107(2) में उसका अवधि अभी बीती नहीं है और 107(2) में बिफोर द अपीलेट अथॉरिटी जो है वो मैटर पेंडिंग है, उस केस में भी वो रिवाइज नहीं हो सकता है। तीसरी श्रेणी आई कि जहां ऑलरेडी एक बार उस ऑर्डर को रिवाइज किया जा चुका है, उस ऑर्डर को दोबारा रिवाइज नहीं किया जा सकता है। यानी पहले अगर 108 में उस ऑर्डर की समीक्षा की जा चुकी है, उस केस में दोबारा आपके इस ऑर्डर को रिवाइज नहीं किया जा सकता है। अब इसके बाद फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर हो गया और रिविजनली 108 में रिवीजन करने की पावर के बारे में डिस्कशन हो गया। रिवीजन करने के पावर में एक खास बात जो और बताना चाहता हूं कि रिवीजन करने की पावर के लिए रिविजनल अथॉरिटी को अपॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन करेगी। सीजीएसटी में भी, एसजीएसटी में भी। सीजीएसटी में तो रिविजनल अथॉरिटी को नोटिफाइड किया जा चुका है और उसमें कहा गया है कि जो भी रिविजनल अथॉरिटी होगी वो केवल अपने सबऑर्डिनेट अथॉरिटी के ऑर्डर को ही रिवाइज कर सकती है। यानी अगर एडिशनल कमिश्नर ने ऑर्डर पास किया है तो केवल कमिश्नर ही उसको रिवाइज कर सकता है। कमिश्नर से बिलो रैंक का कोई भी अधिकारी उस ऑर्डर को रिवाइज नहीं कर सकता है। जहां ज्वाइंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर या किसी और अधिकारी ने ऑर्डर पास किया है, वहां ज्वाइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर एज ए रिविजनल अथॉरिटी ऑर्डर पास कर सकता है। तो जो भी रिविजनल अथॉरिटी ऑर्डर पास करेगा वो अपने सबऑर्डिनेट अथॉरिटी के ऑर्डर को ही केवल रिवाइज कर सकता है, अपने इक्विवेलेंट या अपने सुपीरियर अथॉरिटी को रिवाइज करने की पावर नहीं है। अब इसके बाद है सेक्शन 112 में अपील होती है ट्रिब्यूनल के सामने।
तो ट्राइब्यूनल के सामने अपील फाइल करने के लिए 3 महीने का टाइम है वहां पर भी, कि आप 3 महीने में आप अपील फाइल कर सकते हैं। लेकिन जैसे यूपी का सिचुएशन ले लीजिए, यूपी की सिचुएशन में जहां जीएसटी ट्रिब्यूनल आज तक बना नहीं है, तो वहां क्या किया जाए? तो इस संबंध में यूपी के केस में ही एक नोटिफिकेशन इशू हुआ है उत्तर प्रदेश राज्य कर अनुभाग का 14 जनवरी 2020 को, जिसमें कहा गया है कि इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए ये नोटिफिकेशन इशू हुआ है कि जिस डेट को आपकी ये 3 महीने की 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर, जो लिमिटेशन पीरियड प्रोवाइड किया गया है, ये लिमिटेशन पीरियड को उन्होंने संशोधन किया और कहा कि जो भी 2 कंडीशन देखी जाएगी, कम्युनिकेशन, डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर पहला, दूसरा द डेट ऑन विच द प्रेसिडेंट और द स्टेट प्रेसिडेंट एज द केस में बी ऑफ द एपेलेट ट्रिब्यूनल आफ्टर इट्स कॉन्स्टिट्यूशन अंडर सेक्शन 109 इंटर्स ऑफिस। यानी धारा 109 में प्रेसिडेंट या स्टेट प्रेसिडेंट जिस दिन अपने ऑफिस में इंटर करता है, उस डेट को, या आपको जो डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर है, इसमें से जो भी बाद में पड़ेगा उस डेट से 3 महीना देखा जाएगा। यानी आपको अगर आज की डेट में ऑर्डर मिला है, यानी आज है 20 तारीख और आज 20 तारीख को अगर आपको ऑर्डर मिलता है, तो आज से 3 महीने के अंदर, या जिस दिन जीएसटी ट्रिब्यूनल बने उससे 3 महीने के अंदर जो बाद में पड़ेगा। तो जब तक जीएसटी ट्रिब्यूनल नहीं बनता है, आपको इस लिमिटेशन का फायदा पूरा मिलेगा। लेकिन आपको अपनी अपील की पूरी तैयारी बना के रखनी पड़ेगी कि जैसे ही जीएसटी ट्रिब्यूनल का गठन हो, उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपको अपील फाइल कर देनी है। डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर पहले देखा जाएगा। डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर आपका पहले है और जीएसटी ट्रिब्यूनल बाद में बन रहा है, तो जीएसटी जो बाद की तिथि होगी उसको लिया जाएगा। 2 कंडीशन लिखी गई है नोटिफिकेशन में कि आपको अगर जीएसटी ट्रिब्यूनल मान लीजिए आपको बनता है सितंबर या अक्टूबर में बनता है, या जुलाई में भी बन सकता है, जब भी बनता है, तो जिस डेट में बनेगा उससे आपको 3 महीना मिलेगा। तो डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके अपील फाइलिंग में। तो ट्राइब्यूनल में आपको 3 महीना मिला और 3 महीने के बाद आपको वहां पर भी डिले कंडोनेशन की पावर है अपील को। ट्रिब्यूनल हैज पावर टू कंडोन डिले ऑफ ए फर्दर 3 मंथ्स बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। जैसे कि आप फर्स्ट अपील में आपको 1 महीने डिले कंडोन करने की पावर है अपीलेट अथॉरिटी को, वैसे ट्राइब्यूनल में 3 महीने के बाद फर्दर 3 महीने डिले कंडोन करने की पावर है। तो अगर उस 3 महीने में आप नहीं फाइल कर पाए जो नोटिफिकेशन प्रोवाइडेड है, तो उसके 3 महीने बाद भी आपको तक आप कर सकते हैं, लेकिन डिले कंडोनेशन एप्लीकेशन के साथ। तो ये बात महत्वपूर्ण है कि आप किस समय अपील फाइल कर रहे हैं और डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर क्या है, दोनों देखना पड़ेगा। ट्राइब्यूनल में अपील फाइल करने में एक कंडीशन और है कि वहां 50,000 रुपए मैक्सिमम रखा गया है और 25,000 रुपए, सॉरी, ट्राइब्यूनल में है जहां पर टैक्स अमाउंट और इनपुट टैक्स क्रेडिट इन्वॉल्व हो, वहां पे आप ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं और ट्राइब्यूनल चाहे तो आपकी अपील एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट भी कर सकता है। द डिफरेंस इन द टैक्स और द डिफरेंस इन इनपुट टैक्स क्रेडिट इन्वॉल्व जहां वो होगा, वहां पर भी ट्राइब्यूनल चाहे तो रिफ्यूज कर सकता है या एक्सेप्ट कर सकता है। तीसरा है कि यदि अमाउंट ऑफ फाइन, फीस और अमाउंट ऑफ पेनल्टी डिटरमाइंड बाय सच ऑर्डर डज नॉट एक्सीड ₹50,000, वहां पर भी ट्रिब्यूनल आपकी अपील सुनने से मना कर सकता है। लेकिन यहां पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ट्रिब्यूनल को, चाहे तो ट्रिब्यूनल इन पर सुन भी सकता है, लेकिन एक जनरल राइटर दिया हुआ है कि 50,000 से
कम की अपीलें नहीं सुनी जाएंगी, जहां पर अमाउंट ऑफ फाइन, फीस और अमाउंट ऑफ पेनाल्टी 50,000 से कम हो। तो ये सिचुएशन है जहां ट्राइब्यूनल आपकी सुनवाई करने से मना कर सकता है इन परिस्थितियों में। तो उन केसेस में आपके पास केवल एक ही ऑप्शन बचता है कि आप जहां ट्रिब्यूनल सुनवाई से मना करें वहां पर आप उसके खिलाफ सीधे हाई कोर्ट भी आ सकते हैं रिट पिटिशन में, या उसके खिलाफ आप हाई कोर्ट इन अपील में भी जा सकते हैं। दोनों ही परिस्थितियां आपके लिए अवेलेबल है, क्योंकि आपका जजमेंट जो होगा वो मेरिट पर ना होकर वो रिजेक्शन होगा, और रिजेक्शन में सीधे सीधे क्वेश्चन ऑफ लॉ न बनकर वो रिजेक्शन वाला बिंदु जो है उस पर रिट पिटिशन फाइल हो सकती है और अपील भी फाइल हो सकती है, दोनों जिस प्रकार का जैसा ऑर्डर होगा। तो ये सारे प्रोविजन थे कि आप ट्राइब्यूनल तक कैसे जा सकते हैं। ट्राइब्यूनल के बाद आपको हाई कोर्ट में भी अपील का प्रोविजन है 117 में, और हाई कोर्ट के बाद आपको 118 में सुप्रीम कोर्ट में भी प्रोविजन है। तो ये शॉर्ट में सारे प्रैक्टिकल इश्यूज से रिलेटेड, फाइलिंग ऑफ अपील बिफोर फर्स्ट अपील ट्राइब्यूनल एंड बिफोर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। मेरा अपना ये सोचना है कि सबसे ज्यादा बिंदु जो सब कठिनाई होती है लोगों को लिमिटेशन पॉइंट पर हो रही है इस समय। मैं सरकार से भी और सभी लोगों से उम्मीद करता हूं कि ये लोग सरकार को, जीएसटी काउंसिल को और सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन दें कि धारा 107 में जो ये 1 महीने डिले कंडोन करने की पावर दे रखी है, ये बड़ी ही हार्मफुल है। जहां विभाग को 6 महीना मिला हुआ है नॉर्मल लिमिटेशन पीरियड, वहां एसएससी को केवल 3 महीने मिला है और डिले कंडोनेशन की पावर केवल 1 महीने की है। तो अगर वो मिला भी जाए तो केवल 4 महीने मिलता है एसएससी को या एग्रीड पर्सन को, और उधर विभाग को फाइल करने के लिए 6 महीना दिया गया है। तो इन केसेस में ये अपने आप में ही एक विभेदकारी नीति है, और इस पर जीएसटी काउंसिल और सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए और उनसे अनुरोध करके इस एक्ट में संशोधन कराना चाहिए धारा 107 में कि एपेलेट अथॉरिटी को डिले कंडोन करने की पावर 1 महीने की जो दे रखी है उसको खत्म किया जाए, और ये उसके निर्णय पर छोड़ा जाए कि यदि उसको लगे कि समुचित कारण है तो वो जितनी भी डिले हो, समुचित कारण होने पर वो कंडोन करने की पावर उसके पास होनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपना संबोधन यही समाप्त करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आपके जो प्रश्न है वो 10 मिनट में पूरे हो पाएंगे। हाँ, विक्रम चावला जी। थैंक यू ऋषि जी, थैंक यू। आपने बड़े अच्छे शब्दों में एक्सप्लेन किया, सारा कुछ पूरा प्रोसीजर बता दिया है, और लोगों के क्वेश्चन भी बहुत सारे आने शुरू हो गए हैं। जी सर। क्वेश्चन में मैं अपने साथ आनंद सिंगल जी को लेना चाहूंगा। जी सर। क्वेश्चन बहुत वेरिड आए हैं। मैंने लोगों से निवेदन किया था कि क्वेश्चन अगर आप इसी टॉपिक तक संबंधित रखेंगे तो जो क्वेश्चंस टॉपिक से जरा थोड़ा सा दाएं बाएं हैं उनको हम अवॉइड करके बाकी क्वेश्चन में चलेंगे। तो और क्वेश्चंस मैं देख रहा हूँ कुछ रिपीटेटिव भी क्वेश्चंस भी हैं, तो सबका नाम ही ले पाऊंगा, जैसे जैसे आएगा चलते चलेंगे। सो जो पहला क्वेश्चन है रुमित अग्रवाल, एडवोकेट मुजफ्फरनगर से। He is saying if we have to file an appeal against levy of any interest or penalty, then whether the condition of deposit of 10% will apply? No. No. ऋषि जी आप क्या कह रहे हैं? Section is very clear. Hello. Hello. हाँ एक सेकंड। हाँ विक्रम जी। हाँ एक मिनट ऋषि जी म्यूट होके। हाँ ऋषि। हाँ, इस कंडीशन में अगर इंटरेस्ट और पेनाल्टी पे है तो नहीं हो सकता। अभी सिंगल साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे इसमें? नहीं, वेरी करेक्ट, सेक्शन इज वेरी क्लियर। उन्होंने लेवी भी कहा, मैं सभी पे कह रहा हूँ, एक एविन रजिस्ट्रेशन, कोई भी इसके तीनों, इसके अतिरिक्त अगर टैक्स के अतिरिक्त है तो अपील उसकी में है 10% जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। और इंटरेस्टिंगली नो रिकवरी कैन बी मेड ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी और लेवी एक्सेट्रा, एज माय व्यू।
टिल द टाइम, कब तक नहीं हो सकती? टिल द डिसीजन। जब तक अपील पेंडिंग है। यस। ऑटोमेटिक स्टे है ये। क्यों कपूर साहब, आपका क्या कहना है? ऋषि जी? हाँ, मेरा भी यही कहना है। आई एम टोटली एग्री। Okay, the next question from Rajiv Rana, Sahanpur. Interesting question which says, who will be the educating authority in the case of interstate transaction issues? मतलब he is referring to mobile वाले matters, I presume. हाँ कि इंटरस्टेट वाला माल है, रोक लिया, तो उसमें एजुकेशन कौन करेगा? उसका अपना असेसिंग ऑफिसर, अपना जुरिडिक्शनल ऑफिसर, या जिसने रोका है? जिसने रोका है, जिसने रोका हुआ है वो एजुकेटिंग अथॉरिटी होगा इसमें केस में। इसके बाद है देन वी हैव रोमित अग्रवाल से क्वेश्चन और है मुजफ्फरनगर से। ये क्वेश्चन आगे बार कई बार आया है कि जो 10% जमा होना है टैक्स का फॉर फाइलिंग ऑफ अपील, इट सेज 10% ईच इन सीजीएसटी एंड सीजीएसटी बोथ, यानी टोटल 20%, या 5 + 5? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर सीजीएसटी और एसजीएसटी जो है दोनों में टोटल मिला के 10% होना चाहिए, यानी 5 + 5, दोनों में अलग अलग नहीं देखा जाए। टोटल आपका डिस्प्यूट क्या है? टोटल तो दोनों मिला के है ना। टोटल डिस्प्यूट ऑफ टैक्स जो है, अगर आपका मान लीजिए 100 रुपए है, तो इसमें आपका 50 रुपए एसजीएसटी और 50 रुपए सीजीएसटी जमा करेंगे तो 100 रुपीज पूरा हो जाएगा। 5-5 रुपए दोनों पे जमा होंगे तो 10 रुपए पूरा हो जाएगा। क्योंकि कुछ लोगों को कहना था कि वो सीजीएसटी के एक्ट के अंदर 10% लिखा हुआ है और एसजीएसटी में भी 10% लिखा हुआ, तो 10 + 10 20 तो नहीं हो जाएगा? नहीं, अगर आप सबसे बढ़िया तो इनका पोर्टल है। पोर्टल में अगर जैसे ही आप 5 + 5 जैसे ही करेंगे आप परसेंट, तो अपने आप वो 10% पे ही आपकी अपील ले लेगा, और उससे कम होगा तो आप एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ठीक है। Then we have APS Tomar from Agra. He is asking, क्या अपील रजिस्ट्रेशन से पहले मोड ऑफ पेमेंट 10% है, अपीलेट अथॉरिटी पूछ सकता है कि आपका मोड ऑफ पेमेंट क्या रहा है? नहीं, रजिस्ट्रेशन से पहले तो पूछ सकता है। रजिस्ट्रेशन से पहले तो देखेगा ही देखेगा कि वो आपका मिनिमम कंडीशंस जो है वो फुलफिल हो रही है नहीं। इसमें ध्यान रखिए, इसमें कोई कोर्ट फीस नहीं लगती है, केवल 10% ऑफ द टैक्स आपको जमा करना है। कोर्ट फीस का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए 10% ऑफ द टैक्स जब तक जमा नहीं होगा तब तक आपकी अपील एंटरटेन नहीं होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम संजय गुप्ता, whether you are required to pay the 10% of the disputed amount in cash only, or can it be debited from the electronic cash ledger if available? It can be adjusted from the electronic credit ledger. केवल 10% जमा होना चाहिए। अगर आपने उससे एडजस्ट करके भी अगर जमा कर दिया है तो भी वो आपका एडजस्ट हो जाएगा। राइट, बट प्रोवाइडेड वो कहीं पर भी एक्ट और रूल्स में कहीं पर भी प्रोहिबिशन नहीं है, कहीं पर भी मना नहीं है कि आपका केवल कैश लेजर में जमा होना चाहिए या केवल आपको क्रेडिट लेजर से एडजस्ट होना चाहिए। इसलिए आपका अगर टोटल 10% ऑफ द टैक्स आपने जमा करके, चाहे एडजस्टमेंट करके या कैश जमा करके आपने जमा कराया, उसकी रसीद आपने अपीलेट अथॉरिटी को दिखाई है, तो आपकी अपील रजिस्टर्ड होगी। ऋषि, आई थिंक सो जो पोर्टल फंक्शनलिटी अवेलेबल है उसमें दिक्कत है, उसमें शायद नहीं हो पा रहा, क्योंकि ज्यादातर हम लोगों ने समस्या ये देखी है कि एक्ट कुछ कहता है, रूल्स कुछ कहते हैं और पोर्टल अपनी ही बात करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोगों को ये समस्या बहुत आ रही है, तो बट वी हैव टू लिव विद इट, जब तक है तो है। हाँ, इसमें रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा डिपार्टमेंट को कि वो पोर्टल में फंक्शनलिटी को सही करें हैं कि जब तक एक्ट और रूल्स पे कहीं प्रोविजन नहीं है कि आप एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, तो कहीं से भी अगर आपका 10%, भाई आईटीसी भी क्या है, आपका क्रेडिट लेजर में भी जो टैक्स है आपका आपकी तो जमा है, तो आप अगर उसको यूटिलाइज कर सकते हैं तो उसमें कोई प्रोहिबिशन नहीं है रूल्स में ना एक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अरुण गुप्ता, गाजियाबाद। ये एक पॉइंट आपने पहले टच किया था, उसको दोबारा पूछ रहे हैं
when we deposit 10% at the time of filing of the appeal, and the balance demand is automatically stayed. Yes. So if we adjust after the appeal, after the acceptance of the appeal, if we adjust the balance 10% against our admitted tax before the hearing of the appeal, तो मेरा उसका स्टे का क्या होगा? स्टे वैकेट हो जाएगा क्या? देखिए, सही तरीका तो ये है कि आपके जो आपने 10% टैक्स का जमा किया है वो टिल द फाइनलाइजेशन ऑफ द अपील आपको जमा रहना चाहिए उसका। अगर आपने यूटिलाइज कर लिया है तो भी आपकी रिकवरी नहीं हो सकती है जब तक कि आपकी अपील डिसाइड ना हो जाए। एक बार 10% जमा करने पर अपीलेट अथॉरिटी ने आपकी अपील एक्सेप्ट कर ली तो आप अपील एक्सेप्ट होने का प्रूफ जो है, रसीद, उसकी आप अपने एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को फर्निश करें। उसकी बेसिस पर वो आपकी कोई भी रिकवरी इनिशिएट नहीं करेगा। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है श्री उदयवीर सिंह जी का। जी। माल बैंक गारंटी के विरुद्ध छोड़ा गया, अपील दाखिल की गई, विवादित धनराशि का 10% भी जमा करा दिया गया और अपील पंजीकृत हो गई, अपील पेंडिंग है। हाँ। इस बीच में बैंक गारंटी एक्सपायर हो गई। हाँ। अब क्या बैंक गारंटी को रिन्यू कराने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। स्किपर लिमिटेड का एक जजमेंट है हाई कोर्ट का। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, स्किपर लिमिटेड का जजमेंट है हाई कोर्ट का। उसमें साफ साफ ये कहा हुआ है कोर्ट ने कि एक बार 129(1)(c) में आपने सिक्योरिटी फर्निश कर दी तो 129(5) के प्रावधानों के अनुसार सारी प्रोसीडिंग जो है वो कंक्लूड हो गई। और उसके बाद अगर असेसिंग अथॉरिटी को कोई ऑर्डर पास करना है तो वो स्वतंत्र है, सेपरेट ऑर्डर पास करेगा, तब उसके खिलाफ रिकवरी भेजेगा उसकी डिमांड निकालकर। राइट। एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है फिर से कि 90 डेज का टाइम निकल चुका है जी, तो क्या ऑप्शन बचते हैं? अपील फाइलिंग का 90 डेज का टाइम निकल चुका है। अपील फाइलिंग का सारा टाइम निकल चुका है, आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बची है, तो अब आपके लिए एक ही है तरीका कि आप हाई कोर्ट में रिट पिटीशन में ऑर्डर को चैलेंज करिए, और कोई तरीका नहीं है आपके पास। फिर एक क्वेश्चन संजय गुप्ता जी का फिर से क्वेश्चन है। संजय जी के काफी खासा क्वेश्चन आए हुए हैं। Whether opportunity to produce additional evidence at the stage of appeal is available to the department, whether stay would cover only outstanding in its purview। दो पार्ट है कि क्या डिपार्टमेंट एडिशनल एविडेंस प्रोड्यूस कर सकता है अपील में? मैं आनंद सिंघल जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी इसका जवाब दे सकते हैं, क्योंकि मैं उनकी भी हेल्प लूंगा इस मामले में, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ ये इस तरह के मैटर्स में। बताइए आपका क्या व्यू है? हाँ, आनंद सिंघल जी। यस सर। आपका क्या व्यू है इस पे कि क्या डिपार्टमेंट एडिशनल एविडेंस दे सकता है? आई थिंक नो, बट मैं कंक्लूसिवली नहीं, क्योंकि कहीं पर भी नहीं है प्रोविजन इस तरह का कि व्हाट सब्जेक्ट मैटर ऑफ द अपील जो आपने वहां रखा हुआ है, ओनली दैट सब्जेक्ट मैटर ऑफ अपील पे ही उसको डिसीजन लेना है, नॉट द अदर्स। जो एविडेंसेस वहां अवेलेबल हैं उन्हीं के आधार पर उनको डिसीजन लेना है। आई डोंट थिंक जो एनहांसमेंट की बात भी कही है वो डिपार्टमेंटल अपील के लिए कहा गया है, इसमें एनहांसमेंट के लिए नहीं है। ये मेरा अपना सोचना है, वैसे इससे भिन्नता भी हो सकती है, लेकिन मेरा अपना ये है कि नहीं, मैंने अभी तक यही पाया भी है। वैसे डिपार्टमेंट का कोई भी एंटरटेन नहीं किया उन्होंने। वैसे भी सिंगल साहब, जो मैं सोच रहा हूँ, जहां तक मेरा ध्यान आ रहा है कि एडिशनल एविडेंस तो वो देगा, अपीलेंट देगा, नंबर 1, और सेकेंडली अगर डिपार्टमेंट एडिशनल एविडेंस किसी भी स्टेज पे देता है, जिसने खुद असेसमेंट ऑर्डर पास किया एसएससी के अगेंस्ट, इट विल अमाउंट टू रिवीजन और एनहांसमेंट ऑफ चेंज ऑफ द बेसिक असेसमेंट ऑर्डर। Anything which the adjudicating authority was not relying upon at the time of passing the assessment order, it will be very difficult for him to say कि I want to now rely upon these additional things. Yes. हो सकता है कुछ केसेस में हो, possible, very rarest of rare केस में हो, but it is not going to be very easy job. That's my proper. एक्चुअली एक्ट में जो है एडिशनल ग्राउंड्स के लिए लिखा हुआ है 107 107 सबसेक्शन 10 में केवल लिखा है
कि अपीलांट को केवल एडिशनल ग्राउंड्स ऐड करने की परमिशन रहेगी, एडिशनल एविडेंस के लिए नहीं कहा गया है ग्राउंड्स डिपार्टमेंट के लिए। दैट इज इंटरेस्टिंग। नॉर्मली पहले सारे में एडिशनल एविडेंस का अलग से प्रोविजन रहता था, दिस समथिंग न्यू जिस पे ध्यान देना पड़ेगा। जी आखिर इसमें ये सवाल उठेगा, अगर स्पेसिफिक प्रोविजन एडिशनल एविडेंस का नहीं है तो क्या एप्लीकेंट अथॉरिटी मना कर सकती है कि हम लेंगे नहीं एडिशनल एविडेंस, कि वो स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है, और इट इज डीम्ड टू बी देयर, डीम्ड टू बी एज अ पार्ट ऑफ द नेशनल जस्टिस, इट इज डीम्ड टू बी देयर। I think it is their inherent power. He must entertain any evidence to produce the substantial justice. He have to entertain. उनको entertain करना चाहिए। Natural justice का भी तकाजा यही है। Even though अगर उसमें नहीं वो ग्राउंड भी सेपरेट लिए उसने या कोई बात होती, कोई भी एविडेंस विच जो सब्सटेंशियल जस्टिस को प्रमोट करता हो, he can entertain. Right, thank you, sir. Now, next question is from Shri Shafiq Khan ji. हाँ जी। अब ये हमारे जवाब देने वाले हैं साहब। जवाब देने वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं। What will be the status of appeal already filed against an order passed under section 129(3) if the proper officer issues notice under section 130 in terms of section 129(6)? He's saying appeal has already been filed against 129(3), and then in the meantime the officer issues notice under section 130. उसका क्या स्टेटस रहेगा? Is it a separate proceeding or the proceeding will deem to have been concluded, और या स्टे जो आया उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा? अगर नोटिस इशू कर दी है 130 में तो दैट इज ए सेपरेट प्रोसीडिंग, उसका जवाब देना होगा, क्योंकि अभी देखिए 130 की नोटिस में रिकवरी नहीं आती है। 130 की नोटिस में आपको जवाब देंगे और उसको वो एंटरटेन करेगा। 129(3) का ऑर्डर सेपरेट हो गया, 130 वाला सेपरेट है। हाँ, आप उसकी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं 130 में कि हमारी अपील पेंडिंग है और इट इज सब जुडिस बिफोर द अपीलेट अथॉरिटी। तो टिल देन सेक्शन 130 की प्रोसीडिंग एडजॉर्न करी जाए, आप वहां उसको एडजॉर्न करा सकते हैं, लेकिन रिकवरी आपकी केवल नोटिस से रिकवरी नहीं आ जाएगी। Thank you. Then Manoj Batra from New Delhi is asking, in which form number, what form number is prescribed for filing the first appeal? APL 01 है शायद। APL 01 है, डिपार्टमेंट के लिए APL 03 है और SSC के लिए APL 01। ये आपने अभी पहले शुरू में जिक्र किया था कि once the appeal is registered, yes, the number has been noted, it cannot be dismissed on preliminary ground as a defective appeal. अशोक अग्रवाल जी ने इसी को रेज किया है, और पहले एक दो लोगों ने और पूछा, उसमें आपने एक साइटेशन भी दी थी कोई, वो साइटेशन दोबारा पूछ रहे हैं आपने? नहीं, हमने साइटेशन उसका नहीं दिया, हमने साइटेशन दिया है पटेल हार्डवेयर वाला, जिसमें कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर वाला इशू है। Could you repeat that please, citation? Yes. पटेल हार्डवेयर का है साइटेशन, जिसमें कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर जब होता है तब 2019 NTN वॉल्यूम 69 पेज 240, और यूपीटीसी में भी रिपोर्टेड है 2019 यूपीटीसी वॉल्यूम 101 पेज 1। रिपीट कर देंगे प्लीज? हाँ, एनटीएन का है साइटेशन 2019 एनटीएन वॉल्यूम 69 पेज 240, और यूपीटीसी का है 2019 यूपीटीसी पेज 101, सॉरी वॉल्यूम 101 और पेज 1। ओके विक्रम भाई, हाँ जी। विक्रम भाई, वो शायद मेरे ख्याल से इसमें इन्होंने जानना चाहा था कि वंस रजिस्टर्ड इट कैन नॉट बी कैंसिल्ड। इस पर कोई साइटेशन इनके पास है या नहीं है? इस पर साइटेशन जानना चाहा है शायद। इस पर जीएसटी में कोई अभी साइटेशन नहीं आया है। पुराने जजमेंट्स हैं, जो प्रिसाइज लैबोरेटरीज वाला है, और पूरा बता दें। हाँ, प्रिसाइज लैबोरेटरी वर्सेस सीटीटी है 1999 वॉल्यूम 15 एनटीएन पेज 769 769। नाम क्या है? प्रिसाइज लैबोरेटरीज
वर्सेस कमिश्नर ऑफ ट्रेड टैक्स। इसमें ये कहा गया कि एक बार रजिस्टर हो गई तो एक बार रजिस्टर हो गई, अपील फाइल हो गई, रजिस्टर हो गई, तो उसके बाद उसको रिजेक्ट नहीं किया जाता डिफिशिएंसी पर। फर्दर इसी में थोड़ा मैं ऐड कर रहा हूं कि बड़ा इंटरेस्टिंग था कि इवन अंडर सेक्शन 22 अगर अपरेंट एरर भी कोई रही है उसको एक्सेप्ट करने में, इवन दो अपीलेट अथॉरिटी कैन नॉट रिजेक्ट इट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा अपने लिए ध्यान देने वाला है, तो इसको जरूर ध्यान रखें, ये ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों सर? जी सर। अशोक अग्रवाल जी पूछ रहे हैं, if the attachment in any order communication cannot be opened due to some technical reason, shall the same be treated as communicated or not? He has already said. ईमेल से आपको आया और उसका अटैचमेंट नहीं खुल पा रहा किसी वजह से, टेक्निकल इश्यूज की वजह से, तो उसे सर्विस मान लिया जाएगा या नहीं माना जाएगा सर्विस? नहीं, अगर अटैचमेंट नहीं आया है, आपको ऑर्डर कॉपी नहीं मिली है, तो कम्युनिकेशन कैसे पूरा होगा? ये कह रहे खुल नहीं रहा, आ तो गया, अच्छा, खुल नहीं रहा। I think it will be very difficult to prove कि प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं माना जाएगा। इसका मतलब इनको प्रूव करना पड़ेगा कि खुला नहीं। हाँ, इनको प्रूव करना पड़ेगा, अपनी वेबसाइट जो है, अपनी ईमेल आईडी जो है, इसको खोल के वहां पे चाहे दिखाएं और उसके प्रिंट आउट ले जाकर दिखाएं कि उसमें एरर आ रही है, उसका स्क्रीनशॉट भी लेके दिखा सकते हैं कि इसको हमें मिला नहीं, तो उसके बाद तब उस पर अपीलेट अथॉरिटी उस पर अपना ओपिनियन देगा। योगेश कुमार अग्रवाल रामपुर से पूछ रहे हैं, इन केस सेकंड अपील इज पेंडिंग, in case second appeal is pending for want of setting of tribunal, what will be the status of demand and recovery? Please repeat. In case second appeal is pending to be filed for want of setting up of tribunal, what will be the status of demand and recovery? If the demand अगर हाँ समझ डिमांड है, रिकवरी है, तो आपको तुरंत जो है हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करके स्टे लेना होगा। ऑटोमेटिक स्टे नहीं रहेगा? ऑटोमेटिक स्टे नहीं रहेगा। फर्स्ट अपील के ऑर्डर के बाद तुरंत आपकी रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी और तुरंत आपको हाई कोर्ट आके स्टे कराना होगा। तो प्रैक्टिकल जिन केसेस में भी डिमांड है जाना पड़ेगा, जहां पर भी डिमांड है वहां आपको हाई कोर्ट तुरंत अप्रोच करके, जहां कोई भी रेमेडी आपको अवेलेबल नहीं है वहां आपको हाई कोर्ट में रिट पिटीशन में अप्रोच करना होगा। Then we have Advocate Adil Vajpayee, indemnity bond फाइल करके सेक्शन 29 में सीज गुड्स को रिलीज किया गया था, लेकिन उससे फाइल करे 2 साल हो गए हैं, 2 साल हो गए नहीं फाइल की गई है। ऐसे में क्या, अच्छा टाइम निकाल दिया उन्होंने अपील फाइल करने का, 2 साल निकाल दिए, तो वही डिले कंट्रोल वाली बात आ गई जो पहले आ रही थी। बिल्कुल बिल्कुल वाला इशू आ रहा है कि वो तो हाई कोर्ट से ही अगर रीजनेबल ग्राउंड होगा। Then Arun Prakash Mishra from Lucknow, he is asking, is there any amount to be deposited against appeal filed in the tribunal? First appeal में 10% का precondition है। जी सर। But what about tribunal? ट्राइब्यूनल में भी है, आपको करना है। ट्राइब्यूनल में दूसरा है इशू, उसमें है कि आपका आई एम जस्ट टाइपिंग, तब तक आनंद जी there is a specific provision, उसी में है, उसको देख लें किताब अगर आपके पास है, उसमें उन्होंने 10% उसमें भी किया है। तो विषय उसमें विवाद यही रहा कि 10% आप ऑलरेडी जमा कर चुके हो, उससे अलावा क्या 10% आपको जमा करना है या उसी में उसके कंप्यूटेशन पे कुछ है थोड़ा सा, तो वो उसमें 20% है, 10 का 20% है। हेलो हाँ, ट्राइब्यूनल में अपील फाइल करने के लिए 20% जमा होना चाहिए आपका, ऑफ द डिस्प्यूटेड एडमिटेड पूरा होना चाहिए, और 20% टैक्स का जो डिस्प्यूटेड टैक्स है उसका 20% जमा होना चाहिए। और इसमें लिमिट करी है 50 करोड़ मैक्सिमम लिमिट है। 50 करोड़ से ज्यादा अगर अमाउंट बैठ रहा है 10%, तो सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम 50 करोड़। इसमें ऋषि जी आई थिंक सो एक चीज और आएगी इंटरेस्टिंग, जी,
अपील तो लग रहा है कि अगर आप सेकंड अपील में गए तो 10 तो आपने पहले जमा किया और 10 आप अगली बार और जमा करेंगे, टोटल 20 करेंगे। लेकिन मान लो आपको फर्स्ट अपील में पार्ट रिलीफ मिला है, तो 20% तो रिकैलकुलेट होगा ना उस केस में। देखिए उसमें लैंग्वेज लिखी गई है, ए सम इक्वल टू 20% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ टैक्स इन डिस्प्यूट। तो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ टैक्स इन डिस्प्यूट में दो चीजें हैं। अगर आपको पार्टली अपील, आपकी अपील अलाउ हो गई है फर्स्ट अपील, तो जितना अमाउंट डिस्प्यूटेड बच रहा है उसका 20% जमा होना चाहिए, रिकैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ, तो अगर पहले आप 10% जमा कर चुके हैं तो उसके बाद जितना भी अमाउंट रिमेनिंग अमाउंट बच रहा है उसको देखना पड़ेगा कि आपका 20% कैसे कंप्लीट हो रहा है। तो अपील फाइल करते वक्त आपका टोटल 20% जमा होना चाहिए। राइट। एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है, अपील में कोर्ट फीस का प्रावधान क्या है? कोई नहीं है। कोई नहीं है, किसी से विश्वास नहीं हो रहा। केवल आपको वकालतनामा अगर फाइल करते तो वकालतनामे पे कोर्ट फीस लगानी है और कहीं कोई प्रोविजन नहीं है। एक क्वेश्चन और आया प्रभात गुप्ता से, आपने मेरे लिए, एपिलेट अथॉरिटीज आर परसुइंग टू डिपॉजिट 10% बाय DRC 03। यस। Although even 10% of disputed tax is already deposited by चालान। तो 03 का जो है, जो आपका मेरा उस दिन जिक्र भी हो रहा था इस बात को लेके, DRC 03 तो एडमिटेड टैक्स के लिए है, उसमें आप डिस्प्यूटेड टैक्स कैसे जमा करेंगे? अगर आप जमा कर देते तो आपका एडमिशन हो जाएगा वो। करेक्ट। यहाँ मेरा जो थोड़ा सा व्यू है, आनंद जी आप ध्यान देंगे कि जो इसमें जो प्रोविजन है ये मुझे लगता है कहीं इनकम्प्लीट है इस बारे में लेके। दे से कि आपने 10% जमा करना है। बात आती है, दो ऑप्शन आते हैं, 03 का, एक 07 का, DRC 03 या DRC 07। 03 जैसे अभी ऋषि जी बता रहे थे, इट इज ओनली अगेंस्ट एडमिटेड टैक्स। 07 इज नोटिस ऑफ डिमांड एंड समरी ऑफ ऑर्डर, उसके अगेंस्ट आप पूरा जमा करेंगे। मुझे जमा करना है पार्ट अमाउंट। पार्ट अमाउंट का इन्होंने कहीं पे कोई उसका कॉरस्पॉन्डिंग उसका प्रोविजन क्रिएट ही नहीं किया। जब प्रोविजन क्रिएट नहीं किया गया तो हमारे पास ऑप्शन सिर्फ ये बचता है कि 10% कैश लेजर में जमा कराएं एंड दैट इज इट। और 10% भी अपील फाइलिंग के टाइम तक होना चाहिए, जैसे बात आ रही थी। उसके बाद आप बेशक उसको यूज कर लें, कुछ करें, उस पर डिपार्टमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। अब ये लकूना है या शॉर्टकमिंग है, जो भी इसे कहें, या डेलिब्रेट है, आई डोंट नो, बट आई थिंक सो दैट इज द सिचुएशन। एंड इफ अगर डिपार्टमेंट की इंटेंशन कोई और है, इट शुड कम आउट विद अ वेरी क्लियर रूल ऑन इट एंड अ वेरी क्लियर प्रोविजन ऑन इट। सो वी मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत सारे हो गए हैं, 2-4-5 और मेन में मैं देख कर लेता हूं जो बीच में बड़े हैं, फिर बाकी लोगों से ईमेल के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। एक वही वाला टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन का आ रहा है क्वेश्चन बार बार कि यूपी अथॉरिटीज आर गिविंग टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन टू डीलर ऑफ अदर स्टेट्स to deposit tax and penalty as IGST, which is a procedural mistake and we can take advantage of this error and appeals. Please comment. कोई बाहर का डीलर आता है तो उसमें ये यहाँ पे एक नंबर क्रिएट कर देते हैं लोकल, तो लोकल नंबर और उसमें पैसा जमा हो जाता है। अब प्रॉब्लम आती है, उसके रिफंड की प्रॉब्लम भी आती है, उसके अपील की प्रॉब्लम भी आती है। So if this is what is bringing to highlight, yes it is there। अभी इसमें प्रोसीजर इतना क्लियर नहीं है कि कौन से केस में प्रोविजनल क्रिएट करना है फिर कौन से केस में नहीं करना, कि बहुत सारे केसेस के अंदर जो आउटसाइड द स्टेट पार्टीज हैं उनका प्रोविजनल आईडी नहीं क्रिएट हुआ। जो टोटली अनरजिस्टर्ड है उसकी तो क्रिएट हुई है, लेकिन जो दूसरे स्टेट में पहले इन्होंने उसके भी क्रिएट करी है, जो दूसरे स्टेट में रजिस्टर्ड थे उनकी कर दी थी, which I think so was not proper। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विक्रमवीर सिंह साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं 10% पे। मैं ओके, आई विल ट्राई एंड टेक हिम ऑनलाइन। एक मिनट, हाँ वीर सिंह जी आपका माइक खुल गया, प्लीज। वीर सिंह जी आप भी देयर? हाँ आ गए। हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। खोल दिया मैंने। देखिए 10% वाला जो विवाद है वो मैं बता दूं कि क्या विवाद है। जो पैसा जमा कराया जाता है
वो टैक्स और टैक्स के बराबर धनराशि और उतनी पेनल्टी। सपोज कोई रजिस्टर्ड व्यापारी है या ओनर है गुड्स का, सामने आया और उसका माल सीज हुआ और उसने टैक्स के बराबर धनराशि जमा कर दी और उतनी पेनल्टी जमा कर दी। तो एक होता है रजिस्टर, लायबिलिटी रजिस्टर। उसके दो पार्ट्स हैं, एक है रिटर्न रिलेटेड लायबिलिटी और एक है अदर लायबिलिटी। तो जो रिटर्न रिलेटेड लायबिलिटी है, आज अभी तो इनवैलिड रिटर्न दाखिल नहीं हो रही हैं, लेकिन पहले प्रावधान था कि अगर वो टैक्स पूरा जमा नहीं कर रहा है तो उसकी रिटर्न दाखिल कर लो और वो फिर टैक्स बाद में जमा कर दे। उसमें प्रावधान लाया गया था कि अगली रिटर्न तब जमा होगी जब वो पिछली रिटर्न की लायबिलिटी जमा कर दे। यानी जैसे आपने मार्च का रिटर्न दाखिल किया, 500 रुपए टैक्स बनना, 400 आपने जमा कर दिए, 100 रुपए अभी बकाया हैं। तो ये व्यवस्था सोच रहे थे कि अगली बार जब वो अप्रैल का रिटर्न दाखिल करे तो पहले वो 100 रुपए जमा कर दे और फिर अप्रैल का रिटर्न भी दाखिल। एक लायबिलिटी है अदर लायबिलिटी। तो प्रोसीजर ये है कि अगर कोई 129(3) का ऑर्डर पारित करता है तो वो उसकी लायबिलिटी को अदर लायबिलिटी में क्रिएट कर देगा। अदर लायबिलिटी क्रिएट होने के बाद जब वो व्यक्ति अपना कैश लेजर में पैसा जमा करेगा, देखिए कैश लेजर का जमा किया हुआ पैसा है तो सरकार के पास ही, लेकिन सरकार मान नहीं रही, वो कह रही आप ही के वाले है। तो वो क्या होगा कि उसको जब आप जमा कर देंगे तो अधिकारी DRC 07 के माध्यम से उस पैसे को आपके वहां से अपनी उस लायबिलिटी में एडजस्ट कर ले। अब यदि आपने उसने लायबिलिटी क्रिएट कर दी लेकिन आप उसको आपने जमा कर दिया, तो अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वो DRC 07 जनरेट करे और उसको एडजस्ट कर ले। अगर उसने एडजस्ट कर लिया, सारा पैसा आपको 10% अलग से जमा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हो क्या रहा है कि अधिकारी ये कहते हैं भाई टैक्स तो आप एडजस्ट कर लेना, आपकी तो पेनल्टी जमा है, कानूनन ऐसा नहीं है, ठीक है। वो आपका सारा लायबिलिटी क्रिएट करेगा और उसमें एडजस्ट कर लेगा। अगर वहां आपका एडजस्ट कर लिया तो आपको 10% अलग से जमा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आपने बैंक गारंटी जमा करके छुड़ा लिया है तो आप देखिए लायबिलिटी रजिस्टर में तो लायबिलिटी क्रिएट हो गई 100 रुपए की, मान लिया 100 रुपए है, 100 रुपए क्रिएट हो गई। अब आपको 10 रुपए जमा करने हैं, तो उसके लिए तरीका है कि आप DRC 03 से 10 रुपए जमा कर दें। जो बात कृषि राज जी ने कही है कि वो एडमिटेड हो गया, वो 10 रुपए जब उसकी लायबिलिटी से लेस होगा तो वहां 90 रुपए रह जाएंगे लायबिलिटी रजिस्टर। अब जब अपील डिसाइड होती है और वो कहते हैं कि हमने अपील मान ली, छोड़ दिया हमने सारा, तो वो अपील के ऑर्डर से 100 रुपए उसके अकाउंट में वहां लायबिलिटी में जमा होंगे। जैसे ही वहां 100 रुपए जमा होंगे और माइनस के 90 पहले से ही है, वो स्टेड है। अगर 10% आपने जमा कर दिया तो बाकी सारी लायबिलिटी उस ऑर्डर की स्टेड है, चाहे वो इंटरेस्ट की हो चाहे पेनल्टी को, जैसा कि आनंद सिंघल जी ने बताया। तो जैसे ही वो 100 रुपए APL 04 जारी करेगा अपील अधिकारी, तो वो जाकर के उसके 100 रुपए उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे लायबिलिटी रजिस्टर में, और वहां हो जाएगा +10। जहां -90 था, जब वो छोड़ दिया उसने 100 रुपए, तो वहां हो जाएगा +10। अब वो टैक्स पेयर उसके लिए रिफंड की एप्लीकेशन डाल के 10 रुपए वापस ले सकता। ये प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर में किसी को कंफ्यूजन हो तो बताओ। नहीं, दैट इज वेरी क्लियर। थैंक यू, बस यही था। थैंक यू सर। क्वेश्चन मैंने देखा नीचे भी 70 क्वेश्चन अभी और पेंडिंग है, बीच में से मोटे मोटे लेने की कोशिश करता हूँ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया हरस्वरूप गुप्ता हमीरपुर से है। सर, if a assessing officer imposes heavy tax arbitrarily because assessee did not and the assessee is not a position to deposit 10% of disputed tax, is there any way to file appeal without depositing 10% of disputed tax? वेवर की बात कर रहे हैं कि जो प्री कंडीशन है 10% की, क्या उसको किसी सिचुएशन में वेव कराया जा सकता है हार्डशिप के केस में? नहीं। प्रभु साहब, आपका माइक क्यों इको कर रहा है? वो तो नहीं ऑन होगा कहीं? हाँ जी ऋषि जी, प्लीज। वेवर का प्रोविजन नहीं है कोई, इसमें कोई कंडीशन नहीं प्रेस्क्राइब्ड है। वी शुड इसको आगे बढ़ाना चाहिए हम लोगों को। ऋषि जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। हाँ, आप बताइए आप प्लीज। वेवर का प्री कंडीशन को वेवर का प्रोविजन तो है नहीं।
कहीं प्रोविजन नहीं है, आपको सीधे हाई कोर्ट आना पड़ेगा, हाई कोर्ट से ही रिलीफ मिल सकती है और कोई दूसरा चारा नहीं है। यानी हाई कोर्ट से कुछ उम्मीद है? हाँ, हाई कोर्ट से ही उम्मीद है, जहां कोई उम्मीद नहीं है वहां हाई कोर्ट से उम्मीद है। थैंक यू। अच्छा, एक और क्वेश्चन आ रहा है शिशिर गुप्ता मुरादाबाद से, और ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा है, शुड ऑल द पेपर्स एंड एविडेंसेस बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ द अपील और वी कैन फाइल देम एट द टाइम ऑफ हियरिंग? इट मे बी फाइल्ड एट द टाइम ऑफ हियरिंग, राइट। देन विपुल अग्रवाल हापुड़ से पूछ रहे हैं whether the jurisdiction can be changed. ये तो खैर दूसरे रेगुलर में, अपील की बात नहीं है, आई विल स्किप दिस। देन लेट मी सी आगे क्वेश्चन। एडवोकेट नवीन जैन बिलासपुर से, डीलर बिलोंग्स टू यूपी एंड गुड्स हैव बीन सीज्ड इन महाराष्ट्र। As per the current scenario, we have to file appeal in Maharashtra. It is a very panic problem for professionals. Although appeal should be filed before those jurisdiction authority where dealer is registered. ये तो उनका सजेशन है, समस्या तो है ही वाली, लेकिन फिलहाल क्या करें, पोजीशन तो ये है ही। Then I'll try and find non-repetitive questions. राजीव कुमार गुप्ता पूछ रहे हैं, बात 10% पे बात बहुत घूम के आ रही बार बार। ये पूछ रहे हैं 10% अमाउंट was deposited for filing the first appeal and the same was rejected by first appellate authority. अच्छा, ट्राइब्यूनल can't be filed to now। वही क्वेश्चन आ गया कि ट्राइब्यूनल फॉर्मेशन नहीं है तो बैलेंस डिमांड का क्या होगा, वही हाई कोर्ट वाला जो आपने जवाब पहले दिया। देन फिरोजाबाद से राजीव कुमार अग्रवाल पूछ रहे हैं, शॉर्ट में 129.5 को थोड़ा सा फिर से बताएंगे। 129.5 in brief। 129.5 तो सीधा उस पर यही कहा गया है कि एक बार जब माल छूट जाता है तो प्रोसीडिंग वहां कंक्लूड हो गई विभाग की तरफ से। 129.5 जब 129.3 में जो आपकी डिमांड की गई है अमाउंट, चाहे आपने कैश जमा कर दिया या सिक्योरिटी फर्निश करके गुड्स रिलीज करा दिए, तो वो प्रोसीडिंग वहां कंक्लूड हो गई। ठीक, मतलब उनकी तरफ से कंक्लूड हो गई, हमारी तरफ से चालू रह सकती है। हमारे उनकी तरफ से फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी कंक्लूड हो गई। यस। अब उसके बाद तो उनको ऑर्डर पास करना है, या तो 122 में पास करें पेनल्टी का ऑर्डर, या असेसमेंट करना है तो असेसमेंट का ऑर्डर पास करें। तो जो भी ऑर्डर पास करना है ये उनके ऊपर है, अथॉरिटीज के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय विकास कुलशेषरा। ये पूछ रहे हैं, अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर का या जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया हो वो अपील कर सकता है क्या? बिल्कुल, यहाँ पे पर्सन लिखा हुआ है, रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, एनी पर्सन। देन राहुल अग्रवाल फ्रॉम बुलंदशहर, he says my party is a transporter. Transport accepted the goods from Delhi to Uttarakhand, but goods were seized in Uttar Pradesh. Goods not released, but the vehicle released with deposited of tax. I want to know where appeal is filed because transporter is registered in Delhi only, and goods are released with the transporter. मेरे से गुड्स की सुपुर्दगी में दे दिए ट्रांसपोर्टर को, शायद ये कहना चाह रहे हैं। जहां पर सीजर है उसका वहीं अपील फाइल होगी और वहीं उसका जुरिसडिक्शन लाई करेगा। राहुल अगर आप माइक पे हैं तो मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, तो सुना जाएगा। राहुल अगर आप हैं। जी सर। आप भी बताइए क्वेश्चन अपना। सर मेरा क्वेश्चन सिंपल है, मेरा ट्रांसपोर्टर जो पार्टी है वो उसने माल गुड्स उठाया दिल्ली से और उत्तराखंड के लिए वो ले जा रहा था, और उसका गुड्स सीज हुआ बुलंदशहर में, सपोज यूपी में कहीं भी। अब उसका जब गुड्स सीज हो गया, उसका गुड्स के लिए ना परचेजर आया ना सेलर आया, तो फर्स्ट सिचुएशन तो ये थी कि उसने अपना व्हीकल रिलीज करा ले और गुड्स हैंड ओवर कर दे अपने डिपार्टमेंट को, जो भी टैक्स लायबिलिटी बनती है वो जमा कर दे अपनी। सेकंड, पहली कंडीशन तो मैंने ये पूछी। सेकंड कंडीशन ये है कि अगर वो गुड्स भी रिलीज करा लेता है और हैंड ओवर कर देता है, चूंकि लायबिलिटी ट्रांसपोर्टर की बनेगी, ट्रांसपोर्टर अपने लॉगिन आईडी से ही जमा करेगा, तो सिचुएशन अपील की क्या होगी? क्योंकि दिल्ली रजिस्टर्ड वो ऑलरेडी है, वो यूपी में रजिस्टर्ड नहीं है।
कोई बात नहीं, ट्रांसपोर्टर जो है खुद भी अपील फाइल कर सकता है। सर तो यूपी में कैसे करेगा? यूपी में कर सकता है वो। नहीं, कोई बात नहीं, कहीं पर भी रजिस्टर हो, कहीं पर एग्रीड। अनरजिस्टर्ड भी कर सकता है, रजिस्टर्ड भी कर सकता है अपील। नहीं, कर तो सकता है सर जी। करनी तो वहीं पड़ेगी ना जहाँ 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 का ऑर्डर है, उसी ऑफिसर के खिलाफ करनी पड़ेगी, चाहे आप वो स्टेट में रजिस्टर्ड है या नहीं है। यूपी में ही सर। हाँ, यूपी में, राइट। थैंक यू सर, वेलकम। देन एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, ये पूछा है मनु मिश्रा पूछ रहे हैं, सर क्या अपील करने के लिए जीएसटी पे रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है? कि व्हाट्सएप पे मैसेज बहुत रेगुलेट हो रहे हैं सर्कुलेट हो रहे हैं। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी जो है ना, बताइए जी, कह रहे अपील फाइल करने के लिए क्या एज जीएसटी पे जरूरी है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। इवन आई डोंट थिंक सो। सिंगल एनी पर्सन, बतला चुके कोई भी हैं, पर्सन, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड कोई भी कर सकता है अपील। कई बार कह चुके हैं इस चीज का जवाब। नीचे कई सारे कमेंट्स आए हैं कि जीएसटी काउंसिल को वेवर 10% को वेवर की पावर देने का प्रोविजन करवाया जाए, उसके लिए रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, ऐसा सजेशन बहुत सारे हैं चैट बॉक्स में। करेक्ट, प्रॉपर है, देना चाहिए बार को अपनी तरफ से। और इसके बाद है हाँ, ये विशाल अग्रवाल हापुड़ से क्वेश्चन इंटरेस्टिंग, कहते हैं अंडर वन सेक्शन 129 डीलर हैज डिपॉजिटेड द टैक्स एंड पेनल्टी, गुड्स हैव बीन रिलीज्ड बट अथॉरिटी इज नॉट गिविंग द ऑर्डर, हाउ कैन वी फाइल द अपील? वो तो आपको ऑर्डर नहीं दिया उनको। अथॉरिटी से ऑर्डर तो लेना ही पड़ेगा, बिना ऑर्डर के अपील फाइल कैसे करेंगे आप? अगर सीजिंग, अगर जो सीजर किया है प्रॉपर ऑफिसर जिसने सीजर किया हुआ है वो ऑर्डर आपको नहीं दे रहा है, तो आप उसके सुपीरियर ऑफिसर से कांटेक्ट करके ऑर्डर लीजिए। राइट, यही है। आई थिंक सो क्वेश्चन मैंने काफी इसमें कवर कर लिए हैं, एंड इसके बावजूद भी जो है कुछ क्वेश्चन रह जाएंगे, तो सबसे रिक्वेस्ट है उसका जो हमारा ईमेल आईडी है आप उस पर डालिए। ईमेल आईडी में आपको यहाँ नीचे दे रहा हूँ, info@uptba@gmail.com, info@uptba@gmail.com, ये आप सब लोग नोट कर लीजिए। आप आज के संबंध में भी कोई क्वेरीज, और जो पिछले हमारे सारे 4 सेमिनार जो पहले हो चुके हैं उससे संबंधित भी कोई क्वेरीज हो, आप इस पे भेज दीजिए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द एक स्पेशल सेशन और ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसके अंदर पैनलिस्ट बिठा के आप सबके क्वेश्चन आंसर देने की कोशिश करेंगे। देने को तो हम आपको ईमेल से भी दे सकते हैं, लेकिन 1-to-1 रह जाएगा, बाकी लोग भी बेनिफिट उठाएं उस बात का। तो अब मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आप इस पर डालिए। मैं फिर से आपको ये दे रहा हूँ एड्रेस, info@uptba@gmail.com, इस पे अपनी क्वेरीज आज के टॉपिक और पिछले जो 4 टॉपिक हुए हैं उससे संबंधित दीजिए। उसके अलावा प्लीज अवॉइड कीजिएगा, फिर वो अभी आगे बहुत सारे टॉपिक आ रहे हैं, प्रोग्राम हम सर्कुलेट कर रहे हैं, और उसके अनुसार अभी तो लॉकडाउन में तो प्रोग्राम हमारा रेगुलर चलेगा ही चलेगा। और जैसे अध्यक्ष जी ने कहा था कि अगर लॉकडाउन के बाद की स्थिति में चर्चा करते हैं कि कहाँ कितना चलाएंगे, और इच्छा तो है कुछ चलाने की, आप लोगों के सहयोग पे, सजेशन पर डिपेंड करेगा कि उसे रेगुलर चलाएंगे, वीकली चलाएंगे, मंथली चलाएंगे। लेट अस सी हाउ थिंग्स वर्क आउट, बट इन द मीन टाइम ऋषि जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आपने इतना समय दिया। मैं निवेदन करूंगा संघ के महासचिव श्री सौरभ सिंह गहलोत जी से कि वो ऋषि जी को एक फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स करें। सौरभ जी। श्री ऋषि राज कपूर जी हमारे प्रांतीय संघ से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं और विधिक विषयों पर ये स्तंभ भी हैं। ज्ञान ज्योत की प्रखर ज्वाला का प्रकाश इन्होंने जीएसटी अपील के प्रैक्टिकल इशू पर जिस सरल और सहज शब्दों में जीएसटी के प्रावधानों के अंतर्गत समस्त बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की, मैं संघ की तरफ से इनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।
और मैं आशा करता हूं कि भविष्य में ये प्रांतीय संघ के लिए उपलब्ध होंगे। इस समय इस सेमिनार में लगभग 350 अधिवक्ता उपस्थित हैं जिन्होंने अपील से संबंधित अपना ज्ञानवर्धन किया होगा। मैं इनसे भी निवेदन ये करूंगा कि आप अपने संघों में, सहयोगी में और साथियों में जो यहाँ से प्राप्त ज्ञानों का प्रचार प्रसार करें। आपका भी सेमिनार में उपस्थित होने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सौरभ जी। अब मैं निवेदन करूंगा प्रांतीय अध्यक्ष अरविंद गुप्ता जी से कि वो मीटिंग के समापन की घोषणा करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। ऋषिराज जी का एक बार हृदय से आभार, धन्यवाद। अंशु, साथियों, एक बात हम आपसे निवेदन ये करना चाहते हैं, हमने आज ये प्रयास किया और आप सारे लोगों ने भी ये प्रयास किया, आज हमारी संख्या बहुत अच्छी रही। हम तारीफ करेंगे अपने जोनल चेयरमैन प्रांतीय श्री ब्रिजमोहन जी का कि वो खराब स्वास्थ्य के बाद भी आज हम लोगों से साथ जुड़े रहे हैं। आज हमें ये जान करके बहुत दुखद आश्चर्य हुआ कि उनको फ्रैक्चर हो गया है, लेकिन उसके बाद भी वो आज हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े रहे। हम अपने सारे साथियों से अनुरोध करेंगे कि अपने और साथियों को भी इस कार्यक्रम की सूचना दें, जिससे अधिक से अधिक लोग इस कार्यक्रम से लाभान्वित हो सकें। बहुत बहुत आप लोगों का आभार, धन्यवाद, वंदन, अभिनंदन। कल के बाद परसों फिर हम लोग इसी प्रकार से मिलेंगे। कार्यक्रम यहीं समाप्त किया जाता है। धन्यवाद। सभी लोगों को सादर नमस्कार।